यह राजा हैं कुंदनपुर के, जिनका नाम चंदन है। यह अपनी पत्नी से एक बार बोले जाकर, महारानी, वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अरे महाराज, आप ऐसी झूठी तारीफ ना किया करें। और वैसे भी ये सुंदरता है तो आपके लिए ही। हाँ, सुंदरता है मेरे लिए, लेकिन जब तुम सुंदरता के संग मुस्कुराती हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। अरे महाराज, आप ऐसी बातें ना करें। और ऐसी बात करने में क्या रखा है। अरे महारानी, आपने मेरे लिए इतना सुंदर रूप धारण किया, क्या मैं आपकी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं कर सकता हूँ? अरे महाराज, कर सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करेंगे तो अधिक प्रेम करना अच्छी बात नहीं है। अरे महारानी, कैसी बात करती हो? एक पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेगा तो क्या करेगा? और तुम ऐसे प्रश्न कर ही क्यों रही हो? अरे महाराज, मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मुझसे आप प्रेम ना करें। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप इतना प्रेम करें कि आप अपने राज्यपाट में भी थोड़ा ध्यान दिया करें, क्योंकि आप अगर मुझ पे ही केवल ध्यान देंगे तो हमारा राज्य तो वैसे भी वैभवशाली नहीं हो पाएगा। अरे महारानी, राजपाट की तुम बात ना किया करो। जब मैं तुम्हारे पास आया करूँ ना, तो सुख और चैन की नींद के संग तुम मुझे मुस्कुरा कर ही देख लिया करो। सारे राज्य में जितना भी कार्य मैंने किया होता है, सारी की सारी थकान मेरी मिट जाती है। अरे महाराज, आप ठीक कहते हैं। महाराज और महारानी एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे। इसी के कारण वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर रहते थे। एक समय महाराज कहीं जा रहे होते हैं और जाते हुए महारानी उनसे आकर कहती हैं, महाराज सुनिए। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? महाराज, बस मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी युद्ध के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के संग करना, क्योंकि आपसे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी मैं। ऐसा महारानी ने कहा। महारानी की बात सुनकर महाराज प्रसन्नता के ओर बाहर अपने महल से निकल जाते हैं। इधर से रानी बहुत ही ज्यादा चिंता में डूबी हुई होती हैं और सोचने लगती हैं। महाराज मेरे लिए इतना करते हैं, महाराज इतना प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज को जब मैं अपने रोग के विषय में बताऊंगी तो महाराज बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूब जाएंगे। महारानी को कुछ ऐसी रोग हो चुके होते हैं जिसका इलाज पूरी धरती पर कहीं नहीं होता है, जिसके कारण महारानी दिन ब दिन रोने विलखने लगती, लेकिन महाराज को कभी नहीं पता चलने देती। एक समय की बात है कि महाराज महारानी के पास आते हैं और देखते हैं कि महारानी चिपके से रो रही हैं। रोती हुई महारानी को देखकर महाराज ने कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो और आंसू क्यों बहा रही हो? वैसे मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, और यह आंसू बहाने का कारण मैं जान सकता हूँ? अरे महाराज, क्या जानेंगे, अब देर किस बात की है। मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। मैं आपके लिए श्रृंगार इसलिए करती हूँ क्योंकि यह श्रृंगार और यह सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अरे कैसी बात करती हो? अरे हाँ महाराज, मैं ठीक कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी रोग बीमारी हो चुकी हैं जिसके खातिर मैं ज़्यादा दिन तक इस धरती पे नहीं टिक पाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो? यह बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो बड़े से बड़े वैद्य को दिखाता और तुम्हारा इलाज कराकर तुम्हें फिर से स्वस्थ कर देता। महाराज, आप देर बहुत हो चुकी है। जिस समय हमारा पाणिग्रहण संस्कार हुआ था उस समय मैं स्वस्थ थी, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात इस राज्य में मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा घातक रोग लग गया जिसका इलाज ही नहीं है। अरे महारानी, इलाज सबका है। ऐसे महाराज और महारानी में वार्ता होती है।
कि कई दिन बीतने के पश्चात महारानी अब तो बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर आ जाती हैं और महाराज उनसे आकर कहते हैं, महारानी आप ऐसे लेटे हुए अच्छी नहीं लगती हैं। आप वही श्रृंगार और वही सौंदर्य के संग रहें तो अच्छा रहता, और इस रूप में मुझे आप कतई भी अच्छी नहीं लग रही हैं। महाराज मैं क्या कर सकती हूँ, विधि में जो लिखा है वही होकर रहेगा। और वैसे भी महाराज, मैं आपसे एक वादा करना चाहूँगी, क्या आप उस वादा को निभाएंगे? हाँ महारानी बताइए, आप मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूँ, इतना नहीं करूँगा तो कितना करूँगा बताओ। हाँ, तो महाराज मैं बताना चाहती हूँ कि आप मुझे वचन दीजिए। कैसा वचन? महाराज मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे ना रहने पर दूसरा विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। महारानी आप ऐसी बात ना करें, और रही बात दूसरे विवाह की, तो ये विचारणीय विषय है, क्योंकि इस राज्य को उत्तराधिकारी भी तो प्राप्त करना है। महाराज बस मैं यही चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह न कर कर किसी और को ही दत्तक पुत्र लेकर ही आप उत्तराधिकारी बना देंगे तो ठीक रहेगा। महारानी आप जो कह रही हैं वह एकदम ठीक है, लेकिन राज्य में यही प्रथा है कि जिस पीढ़ी से चली आ रही प्रथा को मैं नहीं मिटा सकता हूँ। महाराज आप एक बार विचार कर लीजिए। आप बार बार मुझसे कहते थे कि मैं सुंदर हूँ, तो आप अपनी सुंदर पत्नी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अरे मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या कह सकते हैं? अब बताओ क्या कहना चाहती हो? बस महाराज मैं यह चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह ना करें। ऐसा कहते हुए महारानी ने आंख बंद कर ली, और महाराज को पता चल गया कि महारानी अब धरती पर ना रही। ऐसा वह दुखित होकर रोने लगता है, और रोने के पश्चात कहता है, महारानी आपने यह कैसा वचन दे दिया, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा आपको कतई भी नहीं पता है। महाराज अब राज्य में रहने लगे। राज्य में कहीं इधर जाते तो कहीं उधर जाते, महाराज का मन ही न लगता। एक समय मंत्री जी आते हैं और कहते हैं, महाराज आप ऐसे रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आपको विवाह कर लेना चाहिए। अरे मैं विवाह कैसे कर लूं? महारानी ने जो मुझे वचन दिया है उसकी तो पूर्ति मैं कैसे कर पाऊंगा? महाराज आप एक तरफ वचन को देखिए, दूसरी तरफ अपने राज्य को देखिए, और साथ ही साथ यह देखिए कि अगर आपका कोई भी पुत्र नहीं हुआ तो यह राज्य हड़प लिया जाएगा, और हड़प लेने के पश्चात आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने महाराज से ऐसी बात कही, तब राजा प्रसन्न होकर दूसरे विवाह की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता और हाँ कर देता है। तब मंत्री कहता है, महाराज मेरी ही बहन है, मैं कहूँ तो आपका उसी के संग विवाह कर दूं। हाँ कर दो। तब मंत्री ने अपनी बहन का विवाह महाराज से कर दिया। विवाह करने के पश्चात, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बताइए रानी आप कैसा प्रश्न पूछना चाहती हैं? आप इतनी चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? अरे चिंता में डूबने का कारण बस इतना ही है कि मैंने अपनी पहली पत्नी से यह वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उस वचन को तोड़ दिया। एक राजा के नाते एक वचन का क्या महत्व होता है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रही बात मैंने रानी का वचन तोड़ा, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूबा रहता हूँ। महाराज आपने जो किया वह कल्याण के लिए किया है, और देखिए ना इस राज्य को एक महारानी और एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, सो आपने निभाई है। आपने अपने दायित्वों का पूर्ण पालन किया है, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप कतई भी ऐसी चिंता में न डूबे जिसके कारण आपको गिलानी से भरना पड़े। महारानी की यह बात सुनकर महाराज प्रसन्न होकर रहने लगे। कई वर्ष बीतने के पश्चात महाराज को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र की जगह पर एक पुत्री का जन्म होता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात वह भी पुत्री बड़ी हो जाती है, और एक समय महाराज के पास आकर कहती है, पिताजी पिताजी हाँ पुत्री बताओ क्या कहना चाहती हो? पिताजी मैं कुछ कहने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी, जो आपकी पहली रानी थी उनका नाम क्या था? अरे तुम क्या करोगी जानकर? हाँ बताइए ना। अरे उसका नाम प्रभा था, वह प्रभावती थी।
और जिसके खातिर मैं प्रसन्न रहता था, लेकिन मैंने उससे एक वचन तोड़ दिया। वचन तोड़ने के पश्चात मैं क्या करूं? महाराज, वचन जिसके संग आपने तोड़ा, तो मैं आपको बात बता दूं, जिस पुत्री को आप देख रहे हैं वही मैं प्रभावती हूँ, और इस जन्म में मैं आपकी पुत्री बनी हूँ आकर। जन्म जन्म का खेल करते हुए मैं इसी राज्य में आपके यहाँ आई हूँ। मुझे सब बातें याद हैं जो आप मेरे संग किया करते थे। आप मेरे पिता हैं, इसके नाते मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि वचन की पूर्ति आपको करनी चाहिए थी। अरे बेटा, मैं कैसे वचन की पूर्ति करता? उत्तराधिकारी की बात चल रही थी और उत्तराधिकारी के बात के कारण ही मैंने विवाह किया। विवाह के पश्चात तुम हुई और तुम्हारे कारण मैं सुख के संग रहने लगा कि मैंने सोचने लगा कि उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र नहीं पुत्री प्राप्त हुई है और उसका ही कोई संतान होगा तो वही राज्य चला लेगा। लेकिन जब तुम बात कर रही हो कि पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी थी, तो इस पे मुझे विश्वास नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें बता सकती हो जिसके खातिर मैं विश्वास कर लूं? हाँ महाराज, बताऊंगी। जब मैं इस धरती को छोड़कर जा रही थी, तो मैंने पता है कैसे रंग का कपड़ा पहना हुआ था? हाँ बताओ। मैंने गुलाबी रंग पहना हुआ था। एकदम ठीक कहती हो, और यह बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, खासकर तुम्हारी माँ को भी नहीं बताई। फिर मैं तुमसे 2-3 बातें और भी पूछना चाहूँगा। पूछिए महाराज, जो पूछेंगे सभी का जवाब मिलेगा। लेकिन जब आप यह स्मरण रखिएगा, जो भी आप पूछेंगे वह मैं आपकी पुत्री हूँ, इसके ही नाते आप पूछना। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जब मैं तुम्हारे पास आता था, तो तुम क्या करती थी? अरे महाराज, बहुत छोटी सी बात है। मैं प्रसन्न होकर श्रृंगार करती थी, और श्रृंगार के साथ साथ आप प्रसन्न होकर मुझे देखते थे, और देखने के पश्चात मैं प्रसन्न होकर आपको निहारती रहती थी। आप मेरी बार बार तारीफ किए जाते थे कि मैं सुंदर हूँ, प्रसन्न रहती हूँ तो और भी सुंदर लगती हूँ। इसी खातिर मैं जो भी आपको बताऊँ मैं सब कुछ बता सकती हूँ। महाराज ने कहा, बस मैं जान गया, तुम मेरी पिछले जन्म की पूर्व पत्नी हो, लेकिन इस जन्म में तुम मेरी पुत्री बनी हुई हो। इसी की खातिर अब तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ महाराज, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही तो कह रही हूँ कि आप मेरे पिछले जन्म में पति थे, और आपने एक वचन निभाने के लिए भी आपने ऐसा किया। अरे वचन, जिसमें राज्य का कल्याण हो वह वचन निभाना चाहिए। जिसमें राज्य के बाधक बने वह वचन नहीं होता है, बेड़ी होता है, और बेड़ियों से बंधा हुआ राज्य कभी नहीं चल सकता है। महाराज और अपनी पुत्री से बात कर बहुत चिंता में डूब कर राजा पर राज्य करने लगते हैं, और कुछ दिन के पश्चात प्रसन्नता के साथ यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने अपने वचन को निभाया है, क्योंकि वचन पूर्ति करना मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने अपने राज्य को ही अपना राज्य उत्तराधिकारी देने के लिए ही यह विवाह किया था। तभी तो कहते हैं, वचन देने से पहले सोच लेना चाहिए कि उस वचन का क्या प्रभाव होगा। यही राजा के संग हुआ, जिसके खातिर उनकी पूर्व पत्नी को इस जन्म में उनकी पुत्री रूप में जन्म लेना पड़ा।